आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। 28 जून 2024 को बीपीएससी के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती की परीक्षा ली गई और इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए, जिनमें 100 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 50 प्रश्न बीएड के सिलेबस से थे। हम आज से शुरू कर रहे हैं बीपीएससी हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2024 में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस। आज हम लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन में पूछे गए पॉलिटी के प्रश्न, यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों का रिव्यू लेकर हम आए हैं। तो चलिए देखते हैं। बीपीएससी हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2024 एग्ज़ाम डेट 28/6/2024 भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्न। सेट डी, आप लोग जो क्वेश्चन देखे होंगे उनमें सेट डी के जो प्रश्न जिस नंबर पे रहे होंगे उसी को यहाँ पे हम फॉलो किए हैं। अन्य सेट जिनके पास होंगे ए, बी, सी, वो मैच करके इस तरह का आंसर आप मिला लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना है। ये सेट डी में भी क्वेश्चन नंबर 1 में ही है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने देखा कि अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और उसी दौरान ये क्वेश्चन सेट किया गया होगा। तो जिस समय करंट अफेयर्स में जो ज़्यादा चर्चा में रहता है उस विषय में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव हुए थे और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति होती है और तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब तक ये 4 प्रधानमंत्री का नाम है और पूछा गया है कि इनमें से कौन मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना है। तो ऑप्शन देखते हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह यानी चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह। तो इसमें जो ऑप्शन दे रहा है 1, 2 और 4, बी में केवल 4, सी में केवल 2, डी में 2 और 3 और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जोड़ लीजिए उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, केवल 4। इनमें से मोरारजी देसाई जी मुंबई के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब मैं मुंबई बोल रहा हूं तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर मुंबई कैसे। तो ये 1956 में मुख्यमंत्री बने थे मुंबई में और आप सभी जानते हैं कि 1960 में मुंबई का विभाजन हो गया 2 राज्यों में। गुजराती भाषी क्षेत्र हो गए गुजरात और मराठी भाषी क्षेत्र बन गए महाराष्ट्र। यानी ये जब मुंबई के नाम से एकीकृत राज्य था जिसमें गुजरात और अभी के महाराष्ट्र का पूरा इलाका आता था और उस समय उस राज्य का नाम मुंबई हुआ करता था। उस समय मोरारजी देसाई जी मुंबई के मुख्यमंत्री बने थे। ये काफ़ी कद्दावर नेता थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन बाद में आपने देखा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। लेकिन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उस समय ये काफ़ी अनुभवी नेता थे कांग्रेस पार्टी में और चर्चा थी कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी बन गई प्रधानमंत्री। उसके बाद 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के समय जो विवाद हुआ था कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद ये पार्टी कांग्रेस आई में न रह करके कांग्रेस ओ में रह गए थे और बाद में आगे चल करके ये जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और 1977 में ये जनता पार्टी के तरफ से देश में प्रधानमंत्री बने और इस तरीके से मोरारजी देसाई जी भारत के प्रधानमंत्री बने। और ये आपने देखा कि 1956 में मुंबई के मुख्यमंत्री भी रहे थे। चौधरी चरण सिंह जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीपी सिंह भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के, चौधरी चरण सिंह जी भी रह चुके हैं यूपी के मुख्यमंत्री और चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री बने हैं तो ये प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, नहीं बन सके थे कभी भी। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 4। यानी कि आपने देखा कि मोरारजी देसाई जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं मुंबई के, चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपको यूपी से,
बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने हैं और वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के। चंद्रशेखर सिंह जी यूपी के बलिया और बिहार के महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। और इस तरीके से आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर सिंह, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? परिसंघीय है तो ऑप्शन देखिए, संविधान लिखित और अनम्य है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, न्यायपालिका स्वतंत्र है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण किया गया है फ्रेंड्स, इसीलिए यह भारत का संविधान परिसंघीय है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। कहने का मतलब भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, जिसमें भारत एक संघ है और यहाँ का शासन अच्छे से चलाने के लिए भारतीय संघ को कई राज्यों में बांटा गया है और शक्ति को केंद्र और राज्यों में बांट दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। फ्रेंड्स बीपीएससी हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2024 में सेट डी का 7वां प्रश्न जो था पॉलिटी का, वो देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा में संविधान निर्माण कार्य के लिए कई समितियों का निर्माण किया गया था और सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, जिसको मसौदा समिति कहते हैं। और इस समिति का गठन सबसे लास्ट में किया गया था आपको 29 अगस्त 1947 को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समिति थी और इसी समिति ने पूरे संविधान का प्रारूप तैयार किया था और इसीलिए भारतीय संविधान के इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और इसी देन के वजह से इन्हें कहा जाता है संविधान का जनक, क्योंकि जिस समिति ने पूरे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, प्रारूप तैयार किया था, उसके ये अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो इस तरीके से संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका 7वां का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है सेट डी का। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सत्य हैं? यानी संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन ये भी है, पूछा जा रहा है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें कौन कौन सही है ये चुनना है। तो पहला कथन देखते हैं, यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष मतदान का फल थी, यह बहुदलीय निकाय था, इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। तो पहले फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन 1 और 2, 1, 2, 3 और 4, 1 और 4, 2 और 3, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले एक एक करके देखते हैं उसे। यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो फ्रेंड्स ये सही है, क्योंकि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य चुने थे संविधान सभा के सदस्य को, और इसलिए कह सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। और इसलिए यह कथन सही है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। चूँकि अगर डायरेक्ट 18 या 18 वर्ष के ऊपर के लोग वोट डाल करके संविधान सभा के सदस्यों को चुनते तभी न कहलाता ये कि प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। लेकिन संविधान सभा के चुनाव के समय
विलंब न हो, इसके लिए प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को ही संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए वोटर बना दिया गया था। और इसलिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने किया था। और आप सभी जानते हैं, मेरे वीडियो में मैंने पहले बताया भी है कि जिस किसी का भी चुनाव डायरेक्ट आम जनता के द्वारा यानी 18 वर्ष के ऊपर के द्वारा नहीं हो, 18 वर्ष के ऊपर के द्वारा नहीं हो चुनाव, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो यह भी अप्रत्यक्ष चुनाव था, इसलिए ये कहा गया कि यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये सही है। यह प्रत्यक्ष मतदान का फल थी, गलत है ये, क्योंकि अभी बताया आपको हम कि यह तो अप्रत्यक्ष मतदान का फल ना था संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव कौन किए थे? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किए थे उस समय के प्रांतीय विधानसभा के मेंबर लोग। तो इसलिए ये कथन गलत है, क्योंकि यह कह रहा है कि प्रत्यक्ष मतदान से चुना गया था, उसका फल था ये संविधान सभा, गलत है। यह बहुदलीय निकाय था, यह सही है। संविधान सभा में कई सारे दल के प्रतिनिधि जीत कर आए थे और इसलिए ये कहा जाता है कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां गठित किया गया था, यह भी सही है। फ्रेंड्स, इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां गठित किए गए थे, चूँकि आपने देखा कि संविधान सभा में जितने कार्य थे उन सभी कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये जो कथन है ये सही है। यह प्रत्यक्ष मतदान का फल थी, गलत है। यह बहुदलीय निकाय था, सही है। इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी, आपको ये सही है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या है? 1 और 2। तो 1 और 2 तो ये तो नहीं होगा। 1, 2, 3 और 4 तो ये भी नहीं होगा, चूँकि 2 इसमें आ गया है। 2 तो सही कथन नहीं है। 1 और 4, 1 और 4 तो 1 और 4 हो सकता है। 2 और 3 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि 2 और 3 तो नहीं होगा जिसमें 2 आ गया। 1 और 4 सही है, लेकिन 3 भी तो सही है। तो जब 3 सही है तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि इसमें 1 नंबर भी सही है, क्योंकि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है यह प्रत्यक्ष मतदान का फल थी, ये गलत है, क्योंकि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। यह बहुदलीय निकाय था, ये सही है। इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां बनी थी, यह भी सही है। तो सही हो गया कौन? आपको सही हो गया 1, 3 और 4। तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी ई ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं सेट डी का क्वेश्चन नंबर 38। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। पहले ऑप्शन देख लीजिए। मर्यादा, डेकोरम, बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर, अंतर प्रश्न, इंटरप्लेशन और पक्ष त्याग, क्रॉसिंग द फ्लोर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यील्डिंग द फ्लोर, यानी बैठ जाना। यील्डिंग द फ्लोर, बैठ जाना। इसका सही उत्तर क्या जाएगा फ्रेंड्स? यील्डिंग द फ्लोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा यील्डिंग द फ्लोर, यानी बैठ जाना। क्योंकि जब किसी सदस्य को, आपको जो उसके पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, अगर किसी सदन के सदस्य को बोला जाएगा कि आप बैठ जाइए, दूसरे को मौका देना है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है। क्रॉसिंग द फ्लोर क्या होता है? ये होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा हो या अध्यक्ष हैं, तो उनके सामने से नहीं गुजरना चाहिए, ऐसे में उनका अपमान हो जाता है। तो ये कहलाता है क्रॉसिंग द फ्लोर, यानी कि आप उस तरफ से मत जाइए जिधर से कोई स्पीच दे रहे हों, क्योंकि उनके सामने से गुजरने का मतलब होगा उनका अपमान हो गया। आपने देखा होगा कई बार, इस बार के चुनाव के भाषण में
बिहार में ही देखे होंगे या कहीं और भी देखे होंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे थे मंच पर और चिराग पासवान जी पीछे से भाषण देने के लिए निकल रहे थे, चूँकि वो जानते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति प्रधानमंत्री देश के बैठे हुए हैं, उनके सामने से होकर जाना उनका अपमान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चिराग पासवान का सम्मान करते हुए कहा कि आप मेरे आगे से जा सकते हैं, मुझे इससे बुरा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से अगर सदन में कोई सदन के सदस्य बोल रहे हैं और उनके सामने से गुजरिएगा तो फिर वो अपमान हो जाएगा उनका, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। यही होता है आपको क्रॉसिंग द फ्लोर होता है। क्वेश्चन नंबर 55 सेट डी का है। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है या छुट्टी पे होते हैं, किसी कारणवश से उनका पद खाली है, तो उस समय आपको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति जो भी पहले से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं में से जो वरीय होते हैं उन्हें राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के न आने तक, जब तक उनका पद खाली है तब तक उन्हें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, इसके लिए उन्हें किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश में से यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है सेट डी का। निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है डिप्लोमेसी इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, पॉलिसी इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करेंट्स में भी डाल सकते हैं आप, हमने यहाँ लिख दिया है इसलिए पॉलिटी के सेक्शन में ही डील कर देते हैं। इसे आप करंट अफेयर्स में भी रख सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स किस क्षेत्र का है? पॉलिटी का है। राज्य व्यवस्था से संबंधित जो देश में घटना घटी है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। आप इसे करंट अफेयर्स में भी रख सकते हैं, पॉलिटी में रख सकते हैं, यानी कोई एक में रखिएगा। अगर करंट अफेयर्स में रखेंगे तो इसे करंट अफेयर्स के प्रश्नों में गिनिएगा, और अगर पॉलिटी में रखेंगे तो पॉलिटी के प्रश्नों में गिनना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 24 नवंबर 2023 को ये चर्चा में था। ये न्यूज 24 नवंबर 2023 में क्या हुआ था कि सूचना का अधिकार अधिनियम होता है, फ्रेंड जानते हैं कि 2005 में लागू हुआ था। इसके माध्यम से आप किसी भी संस्था, सरकारी संस्था से आप सूचना का अधिकार के तहत सूचना मांग सकते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं ऐसी हैं जिनसे सूचना नहीं मांग सकते हैं आप, वो सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उससे राष्ट्र को खतरा हो सकता है और सूचना लीक होने से देश पे खतरा आ सकता है, या जांच सही से नहीं हो सकती। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन कुछ संस्थाओं को सूचना मांगने के अधिकार से छूट दिया गया, यानी आप उनसे सूचना नहीं मांग सकते हैं और वो सूचना देने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो ये न्यूज 24 नवंबर 2023 को काफ़ी चर्चा में थी और कई संस्थाओं को इसमें डाला गया है, जैसे में ईडी हो गया, आपको आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया। इस तरह की संस्था क्या है? खुफिया एजेंसी के रूप में काम करती है। तो आप इनसे मांगें कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो कैसे बताएंगे? वो तो अभी काम में लगे हुए हैं। तो ईडी, आईबी, इन सब संस्थाओं के साथ साथ जिन संस्थाओं को इस लिस्ट में जारी कर दिया जाएगा कि ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं आता है, छूट है, तो उनसे आप सूचना नहीं मांग सकते हैं। तो 24 नवंबर 2023 को ये न्यूज में था कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में रख सकते हैं, पॉलिटी में भी रख सकते हैं, बस सोचने के लिए है कि आप इसे किस रूप में देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया था पॉलिटी के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे डील कर दिया है। तो आप इसको पॉलिटी में भी गिन सकते हैं,
करंट में भी गिन सकते हैं, आप अपने नज़रिए से इसको देख लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, क्योंकि इसे ही आपको सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया। कब? 24 नवंबर 2023। तो इस तरीके से 24 नवंबर 2023 को पॉलिटी के अंतर्गत ही ये करंट अफेयर्स काफ़ी चर्चा में था, तो इसे हमने बता दिया आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अब देखते हैं सेट डी में क्वेश्चन नंबर 68 था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। उक्त कथनों में से कौन सा सही है चुनना है। केवल 1, 1 और 2, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2, 1 और 2, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो है संसद के दोनों सदनों को है। भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव या तो लोकसभा शुरू कर सकती है कार्यवाही, या राज्यसभा शुरू कर सकती है, और इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी लोकसभा को भी अधिकार है संशोधन लाने का और राज्यसभा को भी संशोधन लाने का अधिकार है शुरुआत करने। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं सेट डी का क्वेश्चन नंबर 84। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का पदावधि यानी कार्यकाल, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यालय, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 जो है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 155 जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति है। यहाँ पे क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना ये सही सुमेलित नहीं है, इसमें इसका सही होता राज्यपाल की नियुक्ति। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं सेट डी का क्वेश्चन नंबर 91। समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता, जीवराज मेहता, चीमन भाई मेहता, बलवंत राय मेहता। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते होंगे इसका उत्तर, इतना प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि बीपीएससी के द्वारा तो बार बार पूछा जाता है। बीपीएससी को इस प्रश्न से काफ़ी लगाव है, सैकड़ों बार पूछ चुका होगा विभिन्न एग्जामिनेशन में बीपीएससी के द्वारा, और अन्य एग्जामिनेशन के द्वारा भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। भारत में बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसमें 3 स्तर हैं पंचायती राज व्यवस्था के। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। अब देखते हैं सेट डी का क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कहने का मतलब कि भारतीय संविधान में जितने पद हैं महत्वपूर्ण, उन सभी को एक अग्रता क्रम दिया गया है, यानी रैंक 1 रैंक 2 दिया गया है, यानी वरीयता क्रम दिया गया है। तो पूछा गया है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप वरीयता क्रम से सजाइए कि सबसे पहले कौन रहेंगे, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, यानी सबसे ज़्यादा ऊंचा पोस्ट कौन है इसमें से वो चुनना है और ऊंचा से इधर की तरफ आना है। तो सबसे जो ऊंचा पोस्ट है इसको देखने के लिए क्या किया जाता है, भारतीय संविधान में जो ये जो वरीयता क्रम है उसका एक लिस्ट तैयार है, उसी लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं पहले, और उसी लिस्ट से यहाँ पे हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे रैंक 1 में राष्ट्रपति आते हैं, रैंक 2 में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रैंक 3 में, रैंक 4 में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, देश के पूर्व राष्ट्रपति 5वां रैंक में, 5A में उप प्रधानमंत्री जो अभी नहीं है, अगर होंगे उप प्रधानमंत्री तो वो 5A में आएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश 6 में आएंगे, लोकसभा का अध्यक्ष भी 6 में ही आएंगे। उसके बाद 7 में देखिए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आते हैं, NSA आते हैं, CMS चीफ मिनिस्टर्स यानी मुख्यमंत्री जो होते हैं वो मुख्यमंत्री जो राज्यों के होते हैं वो CMS, इसलिए चीफ मिनिस्टर्स बोल लिखे हम शॉर्ट में, मुख्यमंत्री इसी में आएंगे 7वां नंबर पर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा
और राज्यसभा में विपक्ष के नेता आएंगे 7वें नंबर पर ही। 7A में आएंगे भारत रत्न पुरस्कार विजेता। 8वां नंबर पर राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त एवं राजदूत। मुख्यमंत्री जब अपने राज्य से बाहर हों 8वां नंबर में। राज्यपाल जब अपने राज्य से बाहर हों 8वां नंबर पे। 9 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और 9A में UPSC के अध्यक्ष, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं रैंक 10वां में उपसभापति राज्यसभा। इसी तरह से बहुत सारे पोस्ट हैं इसमें। 11 में भारत के अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सचिव, अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल। क्वेश्चन ये था कि मंत्रिमंडल के सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग एक बार देखते हैं फिर से। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, आप देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये इनका रैंक है 6। इनका रैंक कितना है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का रैंक कितना है फ्रेंड्स? रैंक 6 है। अब देखिए इसके बाद अनुमान लगाइए कि सबसे मुख्य कौन होते हैं। यहाँ हो सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देख लेते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने नंबर पे हैं। केंद्रीय सरकार में, केंद्रीय कैबिनेट में, मोदी जी की कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में जो मेंबर होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, उनका रैंक देख लेते हैं हम लोग। देखिए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं 7 नंबर पे आ जाएंगे। वो कितने नंबर पे? 7 नंबर पे आ जाएंगे, 7 नंबर पे। अब देखिए, अब मिलाइए तो सबसे पहले रैंक 6 आएंगे, 6। उसके बाद कौन आएंगे? 7। उसके बाद 9A। उसके बाद 11। तो इस तरीके से 6 नंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखिए तो 4 नंबर सबसे पहले 4 है। उसके बाद 7 नंबर पे 3 में रखिए, संघीय मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो आपको 4, 3। और उसके बाद रखिए 9A, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं 2, यानी 4, 3, 2 और 1 है मंत्रिमंडल सचिव। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भारतीय संविधान में जो संवैधानिक पदानुक्रम है उसमें यहाँ जो ऑप्शन है उसमें सबसे ऊपर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनका 6वां रैंक है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो 4 पहले। उसके बाद है संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य का 7वां रैंक, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 के बाद 3। उसके बाद हो जाएगा आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं 9A पर हैं, तो इनका क्या हो जाएगा 2। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ जितने पोस्ट है उसमें 11 नंबर पे आता है मंत्रिमंडल के सचिव, कैबिनेट सचिव, तो 11 है यानी 1 हैं। तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ये भारतीय संविधान के पदानुक्रम में ऐसे सिस्टम से बने हुए हैं। तरह से भारतीय संविधान के संवैधानिक पदानुक्रम में सबसे पहले आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद आएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव। यानी सिर्फ जैसे ऊपर से दिया हुआ है इसको उल्टा कर देना है, 4, 3, 2, 1, और ये ऑप्शन है सी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। इस तरह से फ्रेंड्स इस प्रश्न में काफ़ी कंसेप्ट आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय संविधान के जो पदानुक्रम हैं, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण पदों का, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग है। और अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अभी आपने हाल ही में देखा है। लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है बल्कि चुनाव होता है। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। फ्रेंड्स आज हमने बीपीएससी हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2024 में पूछे गए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देखा। इसमें अधिकांश प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो काफ़ी कंसेप्ट लिए गए हैं। तो इस तरीके से बीपीएससी हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2024 में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों का हमने अभी एनालिसिस किया है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो इसे शेयर कर दें आप अपने परिचितों को, आपके घर में कोई पढ़ने वाले हों, कोई तैयारी करने वाले हों, और इसके अलावा जो पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, कोई जॉब भी कर रहे हो, या सामान्य व्यक्ति हैं, कोई कामकाजी हैं, तो उन्हें भी इन सभी चीज़ों की जानकारी काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो एक आदर्श नागरिक बन सके। तो फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।